यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। जब 151 शैतान खुश होगा। तुम लोग क्या करने वाले हो? हमें छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होने वाला है, श्रेयांश से गुस्से में कहा और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा। अगर तुम लोगों ने ज्यादा परेशान किया तो अपनी जान से हाथ खो बैठोगे, मुखिया ने कहा। मुखिया की बात सुनकर श्रेयांश से खा जाने वाली नजरों उसे घूरने लगा। अक्षु और रूह ने एक दूसरे की तरफ देखा। वह दोनों इस सिचुएशन में गुस्सा नहीं कर सकते थी। समय होने वाला है, हमें इन सबको पूजा स्थान की तरफ लेकर जाना चाहिए, मुखिया जी ने कहा। उनकी बात सुनकर गांव वालों ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। उन सभी में तलवार की नोक पर उन्हें आगे चलने का इशारा किया। श्रेयांश का मन तो कर रहा था वहां खड़े एक एक इंसान की जान ले, पर अभी वह लोग कुछ नहीं कर सकते थे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उन लोगों को नहीं पता था आगे उनके साथ क्या होने वाला है। थोड़ी दूरी पर चलने के बाद उन लोगों ने देखा गांव के एक खुले मैदान में एक बड़ा सा हवन कुंड बनाया हुआ है, जिसके आसपास बहुत सारी नींबू रखे हुए थे। उन नींबुओं पर अजीब तरीके से सिंदूर बनाकर कुछ नुकीली चीज डाली हुई थी, जो दिखने में काफी डरावनी लग रही थी। वहां और भी काली विद्या का सामना पड़ा था। उन लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, आज के जमाने में भी दुनिया में ऐसे लोग होते हैं। पहले इस लड़की को आगे लेकर आओ, मुखिया ने अक्षु की तरफ इशारा करते हुए कहा। अगर तुम लोगों ने अक्षु को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, श्रेयांश ने गुस्से में कहा और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा। श्रेयांश, मुझे कुछ नहीं होगा, अक्षु ने शांत आवाज में कहा और उन लोगों की कहे मुताबिक आगे चलने लगी। श्रेयांश को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था मुखिया के टुकड़े टुकड़े कर दे। मुखिया ने मधु को कुछ इशारा किया। मधु ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाए और आगे बढ़कर अक्षु के माथे पर लाल तिलक लगाया। शैतान खुश होगा, शैतान खुश होगा, मुखिया ने खुशी से कहा। मुखिया के पीछे पीछे ही बाकी सब लोग भी यही दोहराने लगे। इनके शैतान की तो ऐसी की तैसी, श्रेयांश ने गुस्से में कहा। श्रेयांश की बात सुनकर आहिर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, शैतान तो यहाँ हम लोग खुद मौजूद है, फिर यह और की शैतान को याद कर रहे हैं, शायद अपने बाप को, श्रेयांश ने अपने दांत भींचते हुए कहा। श्रेयांश की बात सुनकर आहिर को हंसी आ गई। इस सिचुएशन में भी उसे हंसी आ रही थी। ये देखकर श्रेयांश ने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, ऐसे ही हंसते रहोगे तो मेरी वाली और तुम्हारी वाली दोनों को उठाकर ले जाएंगे। ऐसे कैसे ले जाएंगे, शादी की है मैंने, आहिर ने कहा और सामने देखा जहां पर वह लोग अक्षु और रूह को हवन कुंड के पास लेकर जा रहे थे। श्रेयांश ने आहिर की तरफ देखा और उसे कुछ इशारा किया। इशारे को समझते ही आहिर ने अपनी पलकें झपका दी। शैतान आ गया, आहिर ने अचानक से चिल्लाते हुए कहा। आहिर की बात सुनकर सभी लोगों ने उसे तरफ देखा जिस तरफ आहिर इशारा कर रहा था। सबका ध्यान दूसरी तरफ देखकर ही उन लोगों ने मौके का फायदा उठाया और तुरंत उनके अपने हाथों को छुड़ा, उनके हाथों से तलवार ली और उन्हीं पर तान दी। उन लोगों ने ये सब इतनी जल्दी किया कि उन्हें कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। रूह और अक्षु भी इस चीज के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उन लोगों ने भी अपने पास खड़े आदमियों के हाथ से तलवार ली, उन पर ही तान दी। ये तुम लोग बिल्कुल ठीक नहीं कर रही है, शैतान गुस्सा हो जाएगा तो तबाही आ जाएगी, मुखिया जी ने गुस्से में कहा। तेरी और तेरे शैतान की ऐसी की तैसी, अब तबाही और शैतान दोनों ही हम हैं, श्रेयांश ने गुस्से में कहा और उसे तलवार को लेकर उस मुखिया की तरफ ही जाने लगा। उसका पूरा प्लान था उस मुखिया की जान लेने का। श्रेयांश को अपनी तरफ आता देखकर मुखिया ने डरते हुए कहा, ये तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो, तुम अपनी मौत को न्योता दे रही हो, शैतान तुम्हारे साथ साथ हम सबको भी मार देगा, वहीं रुक जाओ। वह इंसान जितनी बार शैतान का नाम ले रहा था उतना ही ज्यादा श्रेयांश का खून खौल रहा था। उसका मन तो कर रहा था तलवार को सीधी मुखिया के मुंह के अंदर ही डाल दी, ताकि वह कभी कुछ बोल ही ना पाए। श्रेयांश जैसे ही मुखिया के पेट पर तलवार से वार करता है, उससे पहले ही अक्षु ने श्रेयांश को रोक दिया। श्रेयांश, रुक जाओ। श्रेयांश ने गुस्से में अच्छी की तरफ देखा और कहा, बिल्कुल भी नहीं, इसकी तो आज मैं जान ले लूंगा और फिर इसके शैतान की भी। इन लोगों को खुद नहीं पता ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्हें करने का कोई फायदा नहीं है, अक्षय ने कहा। अक्षय की बात सुनकर श्रेयांश ने उसकी तरफ देखा। एक तरह से अच्छी की बात बिल्कुल सही भी थी, हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा, रू ने कहा। रह की बात सुनकर आखिर ने गांव वालों की तरफ देखते हुए कहा, क्या सच में यहाँ पर किसी के पास भाई क्या कर नहीं है?
आहिर की बात सुनकर मधु ने डरते हुए कहा, हम लोग झूठ नहीं बोल रहे, हमारे पास सच में कोई भी वाहन नहीं है। ये वहाँ क्या होता है? आई ने कंफ्यूजन में कहा। तो अक्षय ने अपने घर से नाम हिलाते हुए कहा, मतलब उनके पास कोई भी बाइक कार कुछ भी नहीं है। उन सभी का ध्यान दूसरे की बातों में ही था कि तभी अचानक से किसी ने पीछे से अक्षु पर वार किया और उसकी तलवार छीनकर उसके गले पर रख दी। अगर तुम लोग यहाँ से ले तो मैं इसकी जान ले लूंगा, अपनी तलवार नीचे करो, उसे आदमी ने कहा। जब उन लोगों ने उसे तरफ देखा तो यह वही आदमी था जो उन लोगों को मंदिर के पास से गांव लेकर आया था। अक्षु उसके कब्जे में थी, इसीलिए उन सभी को अपनी तलवारों को नीचे रखना पड़ा। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, तुम अक्षु को छोड़ दो, श्रेयांश ने कहा। श्रेयांश की बात सुनकर उसे आदमी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, अब इस लड़की को शैतान के पास जाना होगा, तभी शैतान हमसे खुश होंगे। तुम लोगों को नहीं पता तुम लोग क्या कर रहे हो, ये शैतान बेटा ना कुछ नहीं होता है, आहिर ने कहा। पर वहाँ कोई भी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल SS एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे। 152 रूह का डेविल रूप। अक्षु उसके कब्जे में थी, इसीलिए उन सभी को अपनी तलवारें नीचे रखनी पड़ी। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, तुम अक्षु को छोड़ दो, श्रेयांश ने कहा। श्रेयांश की बात सुनकर उस आदमी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, अब इस लड़की को शैतान पास जाना होगा, तभी शैतान हमसे खुश होंगे। तुम लोगों को नहीं पता तुम लोग क्या कर रहे हो, ये शैतान बेतान कुछ नहीं होता है, आहिर ने कहा। पर वहाँ कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। रूह, जो अब तक वहाँ पर गुस्से में खड़ी थी, उसका गुस्सा उसके आपे से बाहर हो गया। जिस आदमी ने रूह को पकड़ रखा था, रूह ने उसके पेट में जोरदार तरीके पैर से मारा। बहुत हो गया तुम लोगों का ड्रामा, रूह ने गुस्से में उन्हें घूरते हुए कहा और अपनी साड़ी को ऊपर कर अपने राइट पैर पर बेल्ट से बंधी हुई गन निकाली और उस मुखिया पर चला दी। रूह को देखकर अक्षु ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसे इसी बात का डर था कि कहीं रूह अपना आपा न खो दे, लेकिन अब रूह को कोई नहीं रोक सकता था। गोली की आवाज सुनकर गांव के लोग डर गए। रूह के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। आहिर और श्रेयांश भी हैरान थे। बहुत शौक है न तुम सबको लोगों की जिंदगी के साथ खेलने का, चलो आज मैं तुम सबको इस दुनिया के असली शैतान से मिलवाती हूँ, रूह ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा। अब सबको रूह से डर लग रहा था। रूह ने तुरंत आहिर और श्रेयांश को पकड़े आदमियों पर गोली चलाई। गांव के सभी लोग डर के मारे एक दूसरे के पीछे छुपने लगे। रूह उस मुखिया के पास गई जो जमीन पर दर्द से तड़प रहा था। रूह ने उसके पेट पर गोली चलाई थी। उसके पूरे कपड़े खून से लथपथ हो चुके थे। रूह वहीं उसके पास ही पड़े एक पत्थर के पास बैठ गई। उसने गन से अपने माथे को रगड़ते हुए कहा, तुम लोगों को पता है शैतान को खून बहुत पसंद है और मैं तो खुद शैतान हूँ, तो आज क्यों ना हम सब मिलकर खून की होली खेले, क्या कहते हो मुखिया जी? रूह की बात सुनकर मुखिया ने डरते हुए रूह की तरफ देखा और फिर कहा, तुम गलत कर रही हो। शैतान को जब पता चलेगा वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वह तुम्हें मार डालेगा। मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है। इतना बड़ा शैतान तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम किसी और शैतान की बात कर रहे हो, रूह ने हंसते हुए कहा। रूह जाने दो, अक्षु ने कहा। वह पहले से काफी परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे आहिर और श्रेयांश को ये सब कुछ समझाएगी। रूह कुछ करने से पहले कभी भी नहीं सोचती थी, बिल्कुल भी नहीं। अक्षु, इनकी हिम्मत कैसे हुई तुझे पकड़ने की, रूह ने अक्षु से कहा। अक्षु ने अपनी गर्दन नामे हिला दी। रूह की नजर मधु पर गई जो वहां दूर खड़ी कांप रही थी। रूह ने अपनी गन से इशारा कर उसे अपने पास आने को कहा। वो मधु बोलने की कोशिश कर रही थी पर उसके जुबान से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। अभी तक तो बहुत जुबान चल रही थी तुम्हारी, लगता है अब तुम्हारी जुबान खराब हो गई है, तो क्यों न इसे काट दे, रूह ने कहा और मुखिया के पास ही पड़ी तलवार को अपने हाथों में उठा लिया और मधु की तरफ बढ़ने लगी। मुझे माफ कर दो, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। ये सारा प्लान इस मुखिया का था। इसने ही पूरे गांव में शैतान की अफवाह फैलाई थी ताकि कोई भी रात 10 बजे के बाद अपने घर से बाहर ना निकले। पिछले कुछ दिनों से गांव वालों के बीच शैतान का डर कम होने लगा था, इसीलिए जब आप सब कुलदेवी के मंदिर में दर्शन करने आए तो मुखिया ने ही आपकी गाड़ी खराब करवा दी थी ताकि आप इस गांव में आए और उसके बाद वह गांव वालों के सामने आपको मारकर शैतान को खुश करने का नाटक करे, ताकि डर के मारे गांव के लोग फिर से रात को अपने घर से बाहर निकलना बंद कर दे। मुखिया आपको मारने नहीं वाला था। मधु ये सब बोलते हुए कांप रही थी। गांव के सभी लोग मधु की बात सुनकर हैरान रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने वक्त से मुखिया उन्हें बेवकूफ बना रहा था।
आहिर और श्रेयांश को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। कहीं तुम लोग रात के अंधेरे में गांव में कुछ गलत काम तो नहीं करते हो ना? अक्षु ने पूछा। तो मधु ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। गांव में झूठी अफवाह फैलाने के बदले मुखिया मुझे बहुत सारे पैसे देता था, लेकिन रात को मैं भी अपने घर से बाहर नहीं आती थी। मुझे भी मुखिया ने ही मना किया था। रूह ने गुस्से में मुखिया के पेट पर अपना पैर रखकर पूछा, ये सब तुम क्यों कर रहे थे? मुखिया ने रूह की तरफ देखा। दर्द से उसकी मुंह से अभी भी आहें निकल रही थी, फिर भी वो कुछ बोलने को तैयार नहीं था। लगता है तुम इतनी आसानी से अपना मुंह नहीं खोलने वाले। तो कोई बात नहीं, मुझे भी तुम जैसे लोगों का मुंह खोलना बहुत अच्छे से आता है, रूह ने कहा और अपनी गन का निशाना मुखिया के सिर पर लगाते हुए कहा, अब शैतान के हाथों मौत लो। मुखिया, जो पहले से ही दर्द में था, रूह की बात सुनकर कांपने लगा। मैं बताता हूँ, मुझे मत मारो, मैं बताता हूँ, उसने कहा। मुखिया की बात सुनकर रूह ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, पर मेरा तुम्हारी बात सुनने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, तुमने बहुत देर कर दी। रूह की बात सुनकर मुखिया की आंखें बाहर आने को तैयार थी। वहीं अक्षु ने रूह की तरफ देखा और कहा, हमें पता करना चाहिए कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। पता तो हमें करना चाहिए कि आखिर हमारी बीवियों के साथ क्या चल रहा है। आहिर ने रूह और अक्षु की तरफ देखते हुए कहा। आहिर की बात सुनकर श्रेयांश, जो चुप था, उसने भी अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। उन दोनों के चेहरे पर ही काफी चिंताजनक लुक्स थे। वे इतना तो समझ गए कि उनकी पत्नियों के बारे में कुछ ऐसा था जो उन्हें नहीं पता था। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ, मुखिया ने रूह की तरफ देखते हुए अपने हाथ जोड़कर कहा। पर मेरा तो कोई बाप ही नहीं है, रूह ने हंसते हुए कहा। चलो अब जल्दी बोलो, यह क्या चल रहा है और असली शैतान कौन है? मैंने कभी उसे नहीं देखा। कुछ लोग रात में गांव में आते हैं, वे लोग हथियार और ड्रग्स की तस्करी करते हैं। कोई उन्हें देख न ले, इसलिए उन्होंने मेरी मदद ली। इसके बदले वे हर महीने मेरे अकाउंट में लाखों रुपए डालते थे। लालच में मैंने भी उनका साथ दे दिया और उन्हें करने दिया जो वे करना चाहते थे। गांव की वजह से कभी पुलिस को भी शक नहीं हुआ, मुखिया ने डरते हुए कहा। मैंने उसे कभी नहीं देखा, उसके आदमी ही मुझसे मिलने के लिए आते थे, लेकिन वे सब लोग अपने बॉस को ब्लैक डेविल नाम से बुलाते थे, मुखिया ने कहा। उसकी बात सुनकर अक्षु ने रूह से मुखिया के ऊपर से पैर हटाने को कहा। वह मुखिया उन्हें उस आदमी तक पहुंचा सकता था जिस तक पहुंचने के लिए वे दोनों इतने समय से प्लान बना रही थी। रूह ने भी नहीं सोचा था कि इतने छोटे से गांव में उन्हें दुनिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल के बारे में कुछ पता चल जाएगा। वो लोग क्या हर रात गांव में आते हैं? तुम्हें उनके बारे में क्या क्या पता है, सब मुझे बताओ, अक्षु ने कहा। पर मुखिया चुप रहा, वह अब कुछ नहीं बोल रहा था। ये देख रूह ने गुस्से में मुखिया के मुंह के अंदर गन डालते हुए कहा, यह ऐसे नहीं बोलेगा। रूह ने ये कहा और इसी के साथ चारों तरफ गोली चलने की आवाज गूंज उठी। इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय SS एक्सप्लेनर। 153 ब्लैक डेविल की एंट्री। रूह, जो खुद शॉक में थी, उसने मुखिया की डेड बॉडी की तरफ देखते हुए कहा, मैंने इसे नहीं मारा, गोली मैंने नहीं चलाई थी। अगर तुमने नहीं चलाई तो फिर गोली किसने चलाई? अक्षु ने कहा। रूह और अक्षु चारों तरफ देखने लगे, आखिर गोली चली कहां से? तभी आहिर ने कहा, गोली वहां से चली है। जब सब लोगों ने उस तरफ देखा तो वहां पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। उसे बच्चों के हाथ में गन थी। वो कांपते हुए उन सब लोगों की तरफ ही देख रहा था। वह बच्चा यही 7-8 साल का ही होगा। इतनी छोटे बच्चों के हाथ में गन देखकर रूह और अक्षु तो हैरान ही रह गई। तभी सबको एक आवाज सुनाई थी, वेल डन क्वींस, मैंने सोचा नहीं था तुम लोग मेरे इतने करीब पहुंच जाओगी। लेकिन तुम लोगों ने भी तो नहीं सोचा था कि मुझे पता चल जाएगा तुम कौन हो। तुम लोग उसी फैमिली से निकली जिससे सालों पहले मैंने अपना बदला लिया था। अब एक बार फिर मौत का खेल शुरू हो गया है और इस बार भी मैं ही जीतूंगा। ये कहते हुए वह आदमी शैतानी हंसी हंसने लगा। वह आवाज इतनी तेज थी कि गांव की हर एक आदमी को साफ सुनाई दे रही थी। उस आवाज को सुनते ही श्रेयांश आहिर ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह उनकी लाइफ में पहली बार था जब वो लोग इतने कंफ्यूज थे। अक्षु, ऊपर देख, रूह ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। आसमान में एक हेलीकॉप्टर था जो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा था। मुझे पता है तुम लोग मुझसे मिलना चाहते हो, पर उसके लिए तुम लोगों को मुझे ढूंढना होगा। सी यू सून द क्वींस, उस आदमी ने हंसते हुए कहा। इसी के साथ जो हेलीकॉप्टर नीचे आ रहा था वह अब आसमान में और ऊपर उड़ने लगा और बादलों में कहीं गायब हो गया। ब्लैक डेविल, रूह ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आवाज काफी सख्त थी।
हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, अक्षु ने रूह की तरफ देखते हुए कहा और फिर तुरंत अपने कान के नीचे की स्क्रीन पर अपने नाखून से कुछ ऊपर नीचे करने लगी। एक छोटी सी चिप अक्षु ने अपने कान के नीचे की स्किन से निकली, उसके कान के नीचे खून आने लगा था, जिसे देखकर श्रेयांश भागते अक्षु के पास आया। ये तुम क्या कर रही हो? श्रेयांश ने अक्षु की तरफ देखते हुए कहा। अक्षु ने एक नजर श्रेयांश की तरफ देखा, वह जानती थी आज जो कुछ भी हुआ वह उसने सोचा भी नहीं था। पता नहीं वह लोग आहिर और श्रेयांश को कैसे समझाएंगे, पर इस वक्त वह श्रेयांश से बहस नहीं कर सकती थी। अक्षु ने तुरंत उस चिप को निकाल उसमें मौजूद एक रेड बटन को प्रेस कर दिया। अक्षु वो रूह की डरी हुई आवाज अक्षु को सुनाई दी। जब उसने उसे तरफ देखा जहां रूह इशारा कर रही थी, तो वह भी अपनी जगह पर जम गई। वह 7 साल का बच्चा जिसने मुखिया पर गोली चलाई थी, वह खून से लटपट जमीन पर पड़ा था। उस बच्चे की ऐसी हालत देखकर रूह की आंखों में नमी तैर गई। ये काम किसका था वह अच्छे से जानती थी, लेकिन इतने छोटे बच्चों को मारने की क्या जरूरत थी? हम इसमें कुछ नहीं कर सकते थे, अक्षु ने रूह से कहा। रहने अपनी आंसुओं को साफ किया और उस बच्चों की बॉडी की तरफ देखा। तभी आसमान में 2-3 हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देने लगी। उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज को सुनकर रूह ने खुद से ही कहा, आज यहाँ जो कुछ भी हुआ वो ना मैं भूलूंगी ना तुम्हें भूलने दूंगी। आई विल फिनिश यू ब्लैक डेविल। वो तीनों हेलीकॉप्टर नीचे लैंड हुए। वहां तेज हवाएं चलने लगी। गांव वाले जो डर के मारे आधे तो वहां से भाग चुके थे और जो आधे वहां खड़े थे वह भी इधर उधर भागने लगे। सबको डर लग रहा था कहीं मुखिया और उसे बच्चों की तरह उन्हें भी ना मार दे। वह तीनों हेलीकॉप्टर नीचे लैंड हुए। इसी के साथ एक साथ बहुत से आदमी ने हेलीकॉप्टर से बाहर आए। उन सभी के हाथ में टॉर्च थी। तुम लोग ठीक तो हो? रोहन ने रूह और अक्षु के पास आते हुए कहा। रूह ने रोहन को कोई भी जवाब नहीं दिया। अक्षु ने एक नजर रूह की तरफ देखा, फिर रोहन से कहा, हम बिल्कुल ठीक हैं, पर अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। रोहन मामू, आहिर ने रोहन की तरफ देखते हुए कहा। रोहन ने जैसे ही आहिर की आवाज सुनी उसने उसे तरफ देखा। आहिर रोहन को वहां पर देखकर रोहन हैरान था। उसे लगा नहीं था वह दोनों वहां पर होंगे और फिर भी अक्षु रूह उन्हें बुलाएंगी। रोहन समझ गया जरूर कुछ तो सीरियस हुआ है। आहिर की आंखों में मौजूद सवालों को देखते हुए रोहन ने कहा, पहले मैं यहाँ से चलना चाहिए। रोहन के बात सुनकर अक्षु ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और फिर श्रेयांश के साथ एक हेलीकॉप्टर में बैठकर चली गई। आहिर ने रूह की तरफ देखा जो इस वक्त काफी परेशान लग रही थी। आहिर जानता था रूह उसे बच्चों के बारे में ही सोच रही है। आहिर को अभी सच तो नहीं पता था आखिर चल क्या रहा है, लेकिन रूह को ऐसी कंडीशन में देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आहिर ने आगे बढ़ रूह को अपनी गोद में उठा लिया। रूह ने आहिर की तरफ देखा। आहिर ने बस अपनी पलके के झपका दी और फिर रूह को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठकर वह दोनों बाकी सबके साथ वहां से निकल गई। गांव के लोग उन लोगों को जाते देखकर काफी खुश थे। श्रेयांश ने अक्षु की तरफ देखा। अक्षु के गले से अभी भी खून निकल रहा था, जिसे देख श्रेयांश ने अपनी पॉकेट में से रुमाल निकाल और उसे अक्षु के गले के चारों तरफ लपेट दिया। अक्षु ने श्रेयांश की तरफ देखा पर कुछ नहीं कहा। श्रेयांश के मन में इससे बहुत सारे सवाल थे। अगर अक्षु सच में इतनी पावरफुल थी तो वह उसके साथ क्यों रहती थी? कुछ देर में वह लोग वीके के प्राइवेट विला पर लैंड हुई। विला के अंदर ही विवेक, विक्रम और बाकी सब लोग बैठे उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। अक्षु रूह ने जैसे ही सब लोगों को अचानक से वहां पर देखा तो वह दोनों हैरान रह गई। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वह समझ गई अब तो उन पर आफत आने वाली है। आ गई महारानियां, अब जरा बताने का कष्ट भी करो कि आखिर हुआ क्या था। यहाँ टेंशन में मेरी जान निकली जा रही है, रोनित ने भड़कते हुए कहा। रोनित की बात सुनकर रूह ने मुंह बनाते हुए सीधे विक्रम और विवेक के बीच में जाकर बैठ गई। देख रहे हो आप अंकल, ये हमसे कैसे बात कर रहे हैं? ये हर वक्त ऐसे ही हमें डांटते रहते हैं। आप इन्हें कहीं भेज क्यों नहीं देते? आपको उनकी शादी करवा देनी चाहिए थी, कम से कम इतनी रूड तो नहीं होते। मेरी शादी की छोड़कर अपनी शादी पर ध्यान दो और बताओ कि तुमने इमरजेंसी क्यों बुलाई थी? रोनित ने रूह को घूरते हुए कहा। तुम दोनों ठीक हो ना? विवेक ने पूछा। अक्षु और रूह दोनों ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। उन लोगों ने उसे गांव में जो कुछ भी हुआ वह उन सबको बता दिया, जिसे सुनने के बाद वहां बैठा हर एक आदमी हैरान रह गया। क्या वो सच में ब्लैक डेविल ही था? रोहन ने कहा। रोहन की बात सुनकर अक्षु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ वही था। अब वो शांत नहीं रहने वाला और जहाँ तक मुझे लगता है वो इंडिया बहुत पहले आ चुका है, बस हमें ही इस बारे में पता नहीं चला। पर उसकी बातों का कुछ तो मतलब था जो हमें समझ नहीं आया। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले भी इंडिया आ चुका है और उसने किसी से बदला भी लिया है। वो कुछ खानदान का बात कर रहा था, रूह ने कहा। रूह की बात सुनकर सभी लोग सोचने लगे। तभी विक्रम की नजर आहिर श्रेयांश पर गई जो वहां खड़े उन सबको देख रही थी और उनकी बातें सुन रहे थे।
तुम लोग, विक्रम ने कहा। विक्रम की बात सुनकर आहिर ने वहां मौजूद सबकी तरफ देखते हुए कहा, यहाँ क्या चल रहा है। वहां ज्यादातर लोग आहिर श्रेयांश को जानते थे। आहिर जब छोटा था तो ये लोग अक्सर उसके घर आया करते थे। श्रेयांश उसका बेस्ट फ्रेंड था, इसीलिए वहां सब श्रेयांश को भी जानते थे। आहिर की बात सुनकर रूह ने अपनी नजरें ऊपर कर उसकी तरफ देखा। उसने तो अभी तक आहिर को कुछ बताया ही नहीं था। आहिर की बात सुनकर सबकी नजर रूह अक्षु पर चली गई। तुम लोगों को भी घर जाना चाहिए, पंकज ने सीढ़ियों से नीचे आते हुए कहा। पंकज की बात सुनकर सब लोगों ने उसे तरफ देखा। तुम लोग घर जाकर एक दूसरे से बात कर लो, तब तक हम लोग मिलकर कुछ सोच लेंगे, पंकज ने कहा। आहिर इस बारे में माही को नहीं पता चलना चाहिए, विवेक ने आहिर की तरफ देखते हुए कहा। वही रूह ने जब विवेक के मुंह से आहिर और माही का नाम सुना तो उसने हैरानी में उनकी तरफ देखते हुए कहा, क्या आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? रूह की बात सुनकर वहां किसी ने कुछ भी नहीं कहा। रूह और अक्षु को अभी तक नहीं पता था माही ही माफिया क्वीन थी। ये बात तो आहिर को भी नहीं पता थी। वो तो बस यही सोचता था वहां मौजूद सभी लोग माही के दोस्त हैं। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हमारा ध्यान आने वाली मुसीबत पर होना चाहिए और ये तुम दोनों के लिए कितना जरूरी है यह मुझसे बेहतर तुम जानते हो, विवेक ने बिना किसी एक्सप्रेशन से कहा। विवेक की बात सही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में यही चल रहा था, आखिर वह लोग आहिर को कैसे जानते हैं। वह लोग फिर वहां से निकाल अपने घर चले गए। कार में आहिर ने रूह से कोई भी सवाल नहीं किया, वह बिल्कुल चुप था। आहिर की चुप्पी देखकर रूह को बहुत अजीब लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आहिर उससे बहुत गुस्सा है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करेगी। रूह भी चुप रही। उसने सोचा घर जाकर वो आहिर से इस बारे में बात कर लेगी। पूरे रास्ते में दोनों में से किसी ने एक दूसरे से बात नहीं की। उन दोनों के ही मन में सवालों का तूफान था। उनकी कार राजावत हवेली के दरवाजे पर आकर की आहिर और रूह दोनों एक साथ हवेली के अंदर गए। आहिर जैसे ही हवेली के हाल में आया, एक लड़की भागते हुई आहिर के पास आकर उसके गले लग गई। उसे लड़की को इस तरह आहिर के गले लगते देखकर रूह की आंखें छोटी हो गई। उसे तुरंत आगे बढ़कर उस लड़की को आगे से दूर के धक्का दे दिया। दूसरी तरफ विधान अपने रूम में बैठे सोच रहा था। विधान ने आसमान की तरफ देखा, सुबह हो चुकी थी। मुझे तुम्हें अपना बनाना ही होगा, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, विधान ने मुस्कुराते हुए खुद से ही कहा। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे। विधान ने अपने आप को मिरर में देखा और फिर अपनी पॉकेट से फोन निकाल अपनी असिस्टेंट को कॉल किया। मुझे इनाया शर्मा की सारी जानकारी चाहिए, जहां वह काम करती है और उस कंपनी का नाम भी। ये कहते हुए विधान ने कॉल काट दिया। पाखी मुस्कुराते हुए अंदर आए और बोली, क्या बात है, आखिर मेरी बेटी को कौन सी लड़की इतनी पसंद आ गई जो उसकी डिटेल्स निकलवा रहा है। पाखी की बात सुनकर विधान हल्के से मुस्कुराया और पाखी को हक करते हुए कहा, आपकी होने वाली बहू। क्या सच में तुमने मेरे लिए बहू डिसाइड कर ली? क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है? क्या वह हमारे परिवार से है? क्या वह अक्षु तो नहीं? पाखी ने एक साथ इतने सारे सवाल पूछे कि विधान को समझ ही नहीं आया कि वह पाखी को क्या बताए। जैसे ही उसने अक्षु का नाम सुना, उसने तुरंत पाखी को रोकते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रही हो। आप उसे नहीं जानती हैं, ना ही वह हमारे परिवार से है और ना ही वह अक्षु है। वह कोई और है। तो फिर और कौन है? मुझे अपनी बहू से मिलना है, पाखी ने मुस्कुराते हुए कहा। पाखी की बात सुनकर विधान शर्मा गया और अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, पहले मैं उसे जान तो लूं। हाय, फाइनली मेरे खड़ूस लड़के को भी किसी से प्यार हो गया जब वो उसे पटाने की बात कर रहा है, वरना मुझे तो लगा था तुम अपने पापा की तरह ही बोरिंग इंसान बन जाओगे, पाखी ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुमने मुझे बोरिंग कहा? ऋषभ ने रूम के अंदर आते हुए कहा। जैसे ही पाखी ने ऋषभ को देखा, उसने तुरंत विधान की तरफ देखा और अपनी आंखों से कुछ इशारा किया। पाखी ने एक छोटी सी मुस्कान लेकर ऋषभ की तरफ देखते हुए अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। लगता है अपनी बेगम से बात किए बहुत वक्त हो गया है, चलो आज बात करते हैं अकेले में, ऋषभ ने कहा और तुरंत पाखी को अपनी गोद में उठा लिया। यह क्या कर रहे हैं आप? ऐसा नहीं कर सकते, विधान हमारे सामने ही खड़ा है, कम से कम अपने बेटे की तो शर्म कीजिए, पाखी ने ऋषभ को रोकते हुए कहा। उसकी बात सुनकर ऋषभ ने विधान की तरफ देखा और कहा, तुम अपनी वाली पर ध्यान दो, मेरी वाली को मैं संभाल लूंगा। ये कहते हुए ऋषभ पाखी को वहां से लेकर चला गया। तुम्हें नहीं लगता तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो? चलो, अगर तुम्हें बोलना है तो सिर्फ मेरा नाम बोलो, ऋषभ ने प्यार से पाखी के कान में कहा और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगा। वह पाखी को अपने रूम की तरफ लेकर जा रहा था। ऋषभ की बात सुनकर पाखी के गाल शर्म से लाल हो गए।
यह आदमी इस उम्र में भी नहीं बदला था। दूसरी तरफ, चलो शुभी, वक्त आ गया है राजावत हवेली में अपने कदम रखने का और अपना प्लान शुरू करने का। शुभी ने मुस्कुराते हुए मिरर में खुद को देखते हुए कहा। जितनी खूबसूरत शुभी थी, उससे कहीं ज्यादा डरावना उसका कमरा था। शुभी वही लड़की है जिसने देवेश को रोड पर थप्पड़ मारा था। सभी ने अपने बालों का जुड़ा बनाया और फिर तुरंत अपने घर से निकल गई। राजावत हवेली। रूह ने गुस्से में जिस लड़की को धक्का मारा था, वह जमीन पर गिर गई थी। ये तुमने क्या किया? आहिर ने रूह की तरफ देखते हुए कहा और आगे जाकर उस लड़की को उठने में मदद की। आहिर को ऐसा करते देखकर रूह की आंखें छोटी हो गई। उसका मन कर रहा था कि वह जाकर आहिर को भी एक दो थप्पड़ लगा दे। कोई लड़की उसके पति को गले लगाएगी तो वह ऐसे ही चुप थोड़ी ना बैठी रहेगी। वहीं हाल में ही परिवार के बाकी सब लोग भी मौजूद थे। रूहानी ने उनमें से अभी तक किसी को भी नहीं देखा था। माही और आर्यन भी वापस आ चुके थे। आर्यन ने माही के कान में धीरे से कहा, लगता है रूह मेरी तरह बहुत पॉजिटिव है। चलो, कोई तो आया इस घर में जिसे प्यार का असली मतलब पता है। इतना पॉजिटिव होना बिल्कुल भी सही नहीं है, माही ने अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कहा। माही की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया, पर उसने कुछ कहा नहीं। भाभी, यह आपने क्या कर दिया? देवेश ने रूह के पास आकर धीरे से कहा। देवेश की बात सुनकर रूह अपनी खतरनाक नजरों से उसे घूरने लगी, जिसे देखकर बेचारा देवेश भी एक पल को डर गया। मैं आपका देवर हूँ, आप मुझे इस तरह डरा नहीं सकती। मैं तो आपकी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। आप जानती हैं ये इशिता आंटी की बेटी है, देवेश ने कहा। इशिता कौन है? रूह ने कंफ्यूजन में देवेश से पूछा। देवेश कुछ कहता उससे पहले ही आहिर ने रूह की तरफ देखते हुए कहा, मेरी मासी और यह उनकी बेटी है, मतलब मेरी छोटी बहन एनी। आहिर ने जैसे ही छोटी बहन कहा, उस लड़की ने आहिर की तरफ देखा। उसकी आंखों से लग रहा था जैसे उसे आहिर का उसे छोटी बहन बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये लड़की कौन है? एनी ने रूह की तरफ देखते हुए कहा। रूह के धक्का देने पर एनी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था वह रूह को एक अच्छा सबक सिखाए, लेकिन वह सबके सामने कुछ भी नहीं कर सकती थी। रूह लोगों को पहचानने में बहुत अच्छी थी। एनी को देखते ही वह पहचान गई थी कि एनी के मन में आहिर के लिए कुछ तो है। वह शायद आहिर को अपना भाई नहीं बल्कि कुछ और मानती थी। अभी भी एनी की आंखों में उसके लिए गुस्सा साफ देखा जा सकता था। तुम्हारी भाभी, आहिर की बीवी और राजावत खानदान की बहू, रूह ने मुस्कुराते हुए एनी की तरफ देखते हुए कहा। वह एनी को बता देना चाहती थी कि आहिर सिर्फ उसका है। एनी को आहिर की शादी के बारे में पहले से पता था, लेकिन फिर भी वह यहाँ आहिर को अपना बनाने के लिए आई थी। आई एम सॉरी, मुझे ऐसे तुम्हें धक्का नहीं देना चाहिए था। वह सब गलती से हो गया। अचानक से किसी लड़की को ऐसे अपने पति के करीब देख मुझे गुस्सा आ गया। मैं जानती नहीं थी ना तुम उनकी बहन हो, रूह ने कहा। उसने बहन शब्द पर जोर दिया था ताकि एनी समझ जाए कि आहिर उसे क्या समझता है। किसने कहा मैं इसकी बहन हूँ? मैं तो बीवी बनने वाली थी, वो तो तुम बीच में आ गई, एनी ने मुंह बनाते हुए कहा और आहिर के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। एनी की हरकत पर रूह की आंखें छोटी हो गई। मुझे ऐसा क्यों लगता है इस घर में नया बवाल शुरू होने वाला है, देवेश ने धीरे से कहा। देवेश की बात सुनकर आंचल, जो देवेश के पास ही खड़ी थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, पर लगता है ये लड़ाई बहुत अच्छी होने वाली है। मुझे तो लगता है रूह भाभी एनी को कच्चा चबा जाएगी, देवेश ने धीरे से कहा। आपको लगता है एनी बहुत सिंपल है, पर ऐसा है नहीं। एनी बचपन से इंडिया से बाहर थी, हम लोगों को वैसे भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, आंचल ने कहा। रूह एनी को कुछ कहने ही वाली थी कि आहिर ने मुस्कुराते हुए कहा, एनी को मजाक करने की बहुत बुरी आदत है, तुम इस पर ध्यान मत दो। इसका मतलब है तुमने अपनी बीवी को अभी तक हमारे बारे में नहीं बताया। ये तो बहुत गलत है ना? एनी ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे आहिर और उसका कुछ पास था। एनी की बात सुनकर किसी को भी यही लगता। इस इरिटेटिंग लड़की को देखकर तो मन करता है अभी इसके सर पर एक जोर की दूं, जिससे इसके दिमाग में भरा कचरा साफ हो जाए, रूहानी गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा। क्या तुमने कुछ कहा? कहीं तो मुझसे गुस्सा तो नहीं हो? एनी ने रूह की तरफ देखते हुए कहा। एनी की बात सुनकर रूह मुस्कुराई। उसने आगे बढ़कर आहिर का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींचा और अचानक से अपने होठों को आहिर के होठों से टच कर उसे एक छोटी सी किस दी। आहिर की आंखें हैरानी में बड़ी हो गईं। उसे रूह के ऐसे किस करने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। पर अब आहिर मेरा है और जो एक बार मेरा हो जाता है वो हमेशा मेरा ही रहता है, रूह ने मुस्कुराते हुए एनी की तरफ देख बड़ी ही घमंड से कहा। रूह की इस हरकत पर एनी गुस्से में आग बबूला हो गई।
आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय SS एक्सप्लेनर। 156 साइबर अटैक ऑन खुराना एंटरप्राइज। एनी की बात सुनकर रूह मुस्कुराई। उसने आगे बढ़कर आहिर का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींचा और अचानक से अपने होठों को आहिर के होठों से टच कर उसे एक छोटी सी किस दी। आहिर की आंखें हैरानी में बड़ी हो गईं। उसे रूह के ऐसे किस करने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। पर अब आहिर मेरा है और जो एक बार मेरा हो जाता है वो हमेशा मेरा ही रहता है। रूह ने मुस्कुराते हुए एनी की तरफ देख बड़ी ही घमंड से कहा। रूह की इस हरकत पर एनी गुस्से में आग बबूला हो गई। शर्म करो, तुम्हें ये सब कुछ नहीं देखना चाहिए, देवेश ने कहा और आंचल की आंखों पर अपना हाथ रख लिया। आंचल ने गुस्से में देवेश का हाथ अपनी आंखों से हटाते हुए कहा, पर मुझे देखना है। ये कहते हुए आंचल मुस्कुराते हुए आहिर और रूह की तरफ देखने लगी। हमें यहाँ से चलना चाहिए, माही ने आर्यन से कहा। माही की बात सुन आर्यन ने माही की कमर पर हाथ रखा और फिर कहा, सही कहा, बच्चों का रोमांस देखने में उतना मजा नहीं जितना खुद रोमांस करने में है ना वाइफी। आर्यन की बात सुन माही ने आर्यन की तरफ देखा और कहा, इस उम्र में इतनी बेशर्मी भी ठीक नहीं। अगर बीवी इतनी खूबसूरत हो तो बेशर्मी करने में कैसी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए माही को आंख मारते हुए कहा और उसे लेकर अपने साथ वहां से चला गया। आर्यन और माही बच्चों की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते थे और ना ही उनको डिस्टर्ब करना चाहते थे। यह उन लोगों की लाइफ थी, उन्हें अपनी तरीके से जीने देना चाहते थे। इसीलिए ही वो घर के बच्चों के मामले में तब तक इंटरफेयर नहीं करते जब तक कुछ जरूरी नहीं होता। अब हॉल में सिर्फ रूह, आहिर, एनी, देवेश और आंचल बचे थे। एनी रूह को ही घूरे जा रही थी। उसका मन तो कर रहा था वह अभी रूह की जान ले ले, पर वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी। एनी, मैं तुम्हारे लिए गेस्ट रूम तैयार करवा देती हूँ। वैसे भी तुम 1-2 दिन ही यहाँ रहोगी। हमें रिश्तेदारों के घर पर ज्यादा दिन रहना भी नहीं चाहिए। मुझे पता है तुम बहुत समझदार हो। समझदारी तो तुम्हारे चेहरे पर ही लिखी हुई है, रूह ने कहा। रूह मुंह पर ही एनी को वहां से जाने के लिए कह रही थी। एनी ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कसते हुए मुस्कुराकर आहिर से कहा, आहिर, लगता है तुम्हारी वाइफ को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया। तुम्हें बिल्कुल सही लगता है, रूह ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने आहिर को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया था। वही बेचारा आहिर तो बेबस रह के पास खड़ा था। वह रूह को कुछ बोल भी नहीं सकता था, वरना रूह उसका क्या हाल करती ये वह अच्छी तरीके से जानता था। देवेश और आंचल भी मुंह खोल रूह को देख रहे थे। तभी उन्हें फिर से रूह की आवाज सुनाई दी। देवेश, आंचल, तुम दोनों एनी को उसके रूम का रास्ता बता देना। सॉरी एनी, हम तुमसे बाद में मिलते हैं। अभी वह क्या है ना, हमें रूम में जाना होगा। तुम तो समझती ही हो, हमारी अभी अभी शादी हुई है तो हमें प्राइवेसी चाहिए होती है, रूह ने शर्माते हुए कहा और आहिर का हाथ कसकर पकड़ते हुए उसे अपने साथ सीढ़ियों की तरफ लेकर चली गई। रूह इतनी जल्दी गुस्सा नहीं होती थी, लेकिन एनी का चेहरा देखकर ही उसका खून खौल रहा था। ये तो उसे भी नहीं पता था, लेकिन उसे एनी को देखकर ही उससे नफरत सी हो गई थी। आहिर तो खुद रूह के इस अजीब से बिहेवियर को देखकर हैरान था। वह नहीं समझ पा रहा था कि आखिर रूह को हुआ क्या है। आहिर से शादी करने के बाद बहुत उछल रही हो ना, पर मैं भी तुम्हें जल्दी ही आसमान से जमीन पर पटक दूंगी। तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ, एनी ने गुस्से में अपने मन में ही कहा। एनी दीदी, मैं आपको आपका रूम दिखा देती हूँ, आंचल ने कहा। आंचल की बात सुनकर एनी ने गुस्से में कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। ये कहते हुए एनी वहां से चली गई। मैंने तो उन्हें कुछ कहा भी नहीं, फिर वह मुझसे इतने गुस्से में क्यों बात करके गई, आंचल ने मुंह बनाते हुए कहा। देवेश हंसने लगा और हंसते हुए बोला, आंचल, तुम देखना अब इस घर में कैट फाइट होने वाली है रूह भाभी और एनी की। अब हर 1 मिनट में एंटरटेनमेंट होगा। वहीं दूसरी तरफ अक्षु और श्रेयांश खुराना मेंशन ही जा रहे थे। तभी रास्ते में ही श्रेयांश के पास उसके असिस्टेंट का कॉल आया। सर, आप प्लीज अभी कंपनी आ जाइए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, असिस्टेंट ने कॉल पर कहा। आखिर हुआ क्या है, श्रेयांश ने गहरी आवाज में पूछा। तो कॉल की दूसरी तरफ से असिस्टेंट का जवाब आया, सर, किसी ने हमारी कंपनी का सारा डाटा हैक कर लिया है।
और सारा डाटा बड़ी स्पीड से कहीं ट्रांसफर हो रहा है। अगर ऐसे ही सारा डाटा ट्रांसफर हो गया तो हमारी कंपनी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। क्या? श्रेयांश ने हैरानी में कहा। उसे अपने असिस्टेंट की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने तुरंत अपने ड्राइवर को खुराना कॉर्पोरेशन लेकर चलने के लिए कहा। अक्षु ने जब श्रेयांश को परेशान देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ? क्या कुछ प्रॉब्लम है? श्रेयांश ने अक्षु की तरफ देखा और कहा, कंपनी पर साइबर अटैक हुआ है। सारा डेटा किसी अननोन सोर्स में ट्रांसफर हो रहा है। उसमें खुराना इंटरप्राइजेज की इंटरनल इंफॉर्मेशन भी है। ये सब इंफॉर्मेशन लीक हो गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अक्षु श्रेयांश के कहने का मतलब समझ रही थी। एक कंपनी के लिए उसकी इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी होती है। अक्षु शांति से बैठी रही। उसने कुछ भी नहीं कहा। श्रेयांश अपने फोन में लगातार कॉल्स कर रहा था। वहीं अक्षु अपने फोन में कुछ कर रही थी। उसने श्रेयांश को डिस्टर्ब नहीं किया। थोड़ी देर में ही उनकी कार खुराना इंटरप्राइजेज के सामने आकर रुकी। दूसरी तरफ मुंबई से दूर कहीं जंगलों के बीच एक बड़े से विला के अंदर एक आदमी सोफे पर बैठा अपने सामने एलईडी स्क्रीन पर कुछ फोटो देख रहा था। उस एलईडी स्क्रीन पर अक्षु और रूह की फोटो दिखाई दे रही थी। उन्हें देखते हुए वह आदमी हंसने लगा। माफिया क्वींस, तुम्हारी वजह से मेरे हाथ से अंडरवर्ल्ड की कुर्सी गई। तुम लोगों को तो मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। जैसे मैंने आर्यन और माही को सालों पहले अलग किया था, वैसे ही एक बार फिर पूरे राजावत परिवार को झटका देने की बारी है। तुम सब ब्लैक डेविल से मिलना चाहते हो, लेकिन तुम कभी मुझ तक पहुंच नहीं पाओगे। माही वापस तो आ गई, लेकिन इस बार वह अपनी बेटी की मौत अपनी आंखों के सामने देखेगी। ये कहते हुए वह आदमी पागलों के जैसे हंसने लगा। उसके पास ही मास्क पहने खड़े उसके आदमी उसे ही देख रहे थे। तभी एक आदमी जिसने मास्क पहना था उसके सामने आया और बोला, बॉस, खुराना एंटरप्राइजेज पर हमने अटैक कर दिया है। कुछ ही देर में उनकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी। ब्लैक डेविल ने उस आदमी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लगता है अक्षु कभी अपने पति को बर्बाद होने देगी? बॉस, वो कुछ नहीं कर पाएगी। हमारे लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उस आदमी ने कहा। उस आदमी की बात सुनकर ब्लैक डेविल ने उसकी तरफ एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ देखते हुए कहा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारे इस सर को मैं खुद काटूंगा। खुराना एंटरप्राइजेज। अक्षु और श्रेयांश कार से बाहर आए। वह लोग सीधे बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर श्रेयांश के केबिन में गए, जहां पहले से ही कुछ लोग बैठे लैपटॉप पर लगातार अपनी उंगलियां चलाई जा रहे थे। वह सभी टॉप हैकर्स थे। सिचुएशन क्या है? श्रेयांश ने अंदर आते हुए कहा। उसकी बात सुनकर असिस्टेंट ने घबराते हुए कहा, सर, अभी तक हम उनका IP एड्रेस भी ट्रैक नहीं कर पाए हैं। IP एड्रेस ट्रैक करना ही क्यों है? अक्षु ने कहा। अक्षु की बात सुनकर श्रेयांश के साथ उसके असिस्टेंट ने भी अक्षु की तरफ देखा। उन लोगों को अपनी तरफ इस तरह देखता पाकर अक्षु ने अपनी गर्दन नामे हिलाई और फिर श्रेयांश से कहा, मुझे तुम्हारा लैपटॉप चाहिए। श्रेयांश ने अपनी टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां है। अक्षु सीधे श्रेयांश की चेयर पर जाकर बैठ गई और उसके लैपटॉप को ऑन कर उसमें कुछ करने लगी। अक्षु की उंगलियां बिल्कुल मशीन की तरह चल रही थी। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल SS एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे। जब 157 Your wife is extremely talented। उन लोगों को अपनी तरफ इस तरह देखता पाकर अक्षु ने अपनी गर्दन नामे हिलाई और फिर श्रेयांश से कहा, मुझे तुम्हारा लैपटॉप चाहिए। श्रेयांश के केबिन में मौजूद बाकी सभी हैकर्स ने भी एक नजर अक्षु की तरफ देखा, जो इस वक्त पूरे फॉक्स के साथ लैपटॉप स्क्रीन पर देखते हुए कुछ कर रही थी। अचानक से अक्षु के होठों पर मुस्कुराहट आ गई, जिसे देखकर सब लोग कंफ्यूज हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया। शायद अक्षु से कुछ नहीं होगा। उन्होंने फिर से अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ ध्यान दिया तो उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उनकी लैपटॉप स्क्रीन पूरी तरह से ब्लैक हो चुकी थी। वह सभी हैकर्स लगातार अपने लैपटॉप को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, पर कुछ भी नहीं हो पा रहा था। यह देखकर श्रेयांश ने उनसे पूछा, क्या हुआ? उन सभी हैकर्स का हेड, जो वहां सबसे बड़ा हैकर था, जिसका नाम रोमी था, उसने कहा, हमारे लैपटॉप को किसी ने हैक कर लिया है। रोमी की बात सुनकर श्रेयांश और उसके असिस्टेंट के चेहरे पर टेंशन दिखने लगी। श्रेयांश ने अक्षु की तरफ देखा, जो अभी अपनी चेयर पर से खड़ी हुई थी। अक्षु श्रेयांश के पास आए और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, चले। अक्षु की बात सुनकर श्रेयांश के साथ वहां मौजूद बाकी सब भी हैरान रह गए।
क्या अक्षु को ये सब कुछ मजाक लग रहा था? ऐसी सिचुएशन में वह मुस्कुरा कैसे सकती थी? अक्षु को देखकर पता नहीं क्यों रोमी को बहुत इरिटेशन हो रही थी। रोमी ने अक्षु की तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? यहाँ पर क्रिटिकल सिचुएशन है और तुम्हें जाने की पड़ी है। रोमी की बात सुनकर अक्षु ने रोमी की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहा, तुमने यहाँ पर रहकर क्या उखाड़ लिया? हम चाहे सक्सेसफुल ना हुए हो लेकिन हमने पूरी कोशिश की थी। तुम्हारी तरह लैपटॉप पर गेम नहीं खेल रहे थे, रोमी ने कहा। अक्षु ने अपने कदम रोमी की तरफ बढ़ाए और उसकी आंखों में आंखें डाले कहा, मैं लैपटॉप में गेम नहीं खेल रही थी। फिर क्या कर रही थी? फेसबुक चला रही थी या फिर कीबोर्ड को पियानो समझकर डिस्को बजा रही थी, रोमी ने कहा। रोमी की बात सुनकर श्रेयांश के असिस्टेंट के पसीने छूटने लगे। वह अच्छे से जानता था अक्षु श्रेयांश की बीवी है और श्रेयांश अक्षु से कितना प्यार करता है। श्रेयांश कुछ कहता उससे पहले ही अक्षु ने कहा, तुम सभी के लैपटॉप्स को हैक कर रही थी। अक्षु की बात सुनकर रोमी के साथ साथ वहां सब शॉक रह गई। इसका मतलब है हमारे लैपटॉप हैक करने के पीछे तुम्हारा हाथ है, एक लड़के ने कहा, जिसने अपनी आंखों पर चश्मा लगा रखा था। अक्षु ने बस अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। लड़कियां बेवकूफ होती है, पर इतनी बेवकूफ मैंने सोचा नहीं था, रोमी ने कहा। माइंड योर टंग, श्रेयांश ने अपनी खतरनाक नजरों से रोमी को घूरते हुए कहा। उसकी बात सुनकर रोमी चुप हो गया। वह अक्षु को ऐसे देखने लगा जैसे कह रहा हो सिर्फ श्रेयांश की वजह से वह चुप है। अक्षु, क्या डाटा लीक नहीं हुआ है? श्रेयांश ने अक्षु से पूछा। अक्षु ने उसकी तरफ देखा और अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। अक्षु की बात सुनकर रोमी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने हमारे 95% से भी ज्यादा डाटा को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया था, वह भी तुम सबकी बेवकूफी की वजह से, अक्षु ने कहा। अक्षु की बात सुनकर सब कंफ्यूज हो गए। मैम, आप कहना क्या चाहती हैं? श्रेयांश के असिस्टेंट ने बड़े ही दिलचस्पी से पूछा। अक्षु ने श्रेयांश और रोमी की तरफ देखते हुए कहा, डाटा उनके सिस्टम में ट्रांसफर जरूर हो रहा था, लेकिन इसके पीछे भी तुम में से ही किसी एक का हाथ है। ये तुम क्या बोल रही हो? रोमी ने गुस्से में कहा, क्योंकि वहां मौजूद सारे हैकर्स उसकी ही टीम के लोग थे। रोमी की बात सुनकर अक्षु ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, मैं सही कह रही हूँ, इसीलिए मुझे तुम सभी के लैपटॉप को बंद करना पड़ा, क्योंकि तुम में से कोई एक था जो डाटा लीक करने में सामने वाले इंसान की हेल्प कर रहा था। वह उसका ही भेजा हुआ कोई आदमी था। अगर यकीन नहीं आता तो उस लड़के के एसी में भी पसीने क्यों छूट रहे हैं? ये कहते हुए अक्षु ने एक लड़के की तरफ इशारा किया। अक्षु के इशारे को देखकर रोमी और उन सब ने उस लड़के की तरफ देखा, जो वही साइड में खड़ा था। उसके माथे से पसीना आ रहा था। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वह घबराया हुआ है। रोमी तुरंत समझ गया, अक्षु जो कह रही है वह बिल्कुल सही है। सिद्धार्थ, क्या सच में तुमने हमें धोखा दिया? रोमी ने उस लड़के की तरफ देखकर कहा। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय SS एक्सप्लेनर। कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोमी, तुम गलत समझ रहे हो, ये लड़की मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है, सिद्धार्थ ने कहा। पर उसकी बातों पर किसी को भी विश्वास नहीं था। श्रेयांश ने अपने असिस्टेंट को इशारा किया। अगले ही पल केबिन में 2 हटे कटे बॉडीगार्ड आए और वह सिद्धार्थ को अपने साथ उठाकर लेकर चले गए। उसे तब तक मत छोड़ना जब तक वह बता ना दे कि इन सब के पीछे कौन है, श्रेयांश ने कहा। उसकी बात सुनकर असिस्टेंट ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाए और फिर तुरंत वहां से चला गया। अक्षु भी श्रेयांश के पास जाकर खड़ी हो गई। श्रेयांश बड़े प्राउड से अपनी वाइफ की तरफ देख रहा था। सच में अक्षु बहुत टैलेंटेड थी। इतने बड़े अटैक को कैसे मिनटों में रोक दिया। आई एम सॉरी, मैंने सोचा नहीं था मेरी ही टीम का कोई मेंबर हमें इस तरह धोखा देगा, रोमी ने शर्मिंदगी से कहा। रोमी की बात सुनकर अक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने पर विश्वास करना अच्छी बात है, पर अंधा विश्वास करना अच्छी बात नहीं। अक्षु की बात रोमी को बिल्कुल सही लगी। I must say Mr. खुराना, your wife is extremely talented. मुझे लगा था मुझसे अच्छा हैकर और कोई नहीं है, पर आपकी वाइफ ने मुझे गलत साबित कर दिया, रोमी ने कहा। रोमी की बात सुनकर श्रेयांश में अक्षु की कमर पर अपना हाथ रख उसे अपने करीब किया और फिर कहा, I know that. अक्षु ने श्रेयांश की आंखों में देखा।
दूसरी तरफ ब्लैक डेविल अपने विला में लड़कियों के साथ मिलकर पार्टी कर रहा था। उसके चारों तरफ हॉट एंड सेक्सी लड़कियां डांस कर रही थी, जिन्होंने काफी ज्यादा रिवीलिंग कपड़े पहन रखे थे। वह सभी ब्लैक डेविल को बहकाने के लिए बुलाई गई थी। वो उन सभी के साथ मजे से वाइन पीते हुए डांस कर रहा था। तभी वहां पर एक आदमी आया। उस आदमी को देखकर ब्लैक डेविल ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुम फिर से हार गए। सॉरी बॉस, आप बस मुझे एक चांस। उस आदमी ने इतना ही कहा था कि वहां गोली चलने की आवाज आई। इसी के साथ तो सभी लड़कियां जोर जोर से चिल्लाने लगी। ब्लैक डेविल ने अपनी गन निकालकर उस आदमी पर गोली चला दी थी। गर्ल्स कीप क्वाइट, अदरवाइज आई विल यूज दिस टू मेक यू क्विट, ब्लैक डेविल ने कहा। ब्लैक डेविल की डरावनी आवाज सुनकर सभी लड़कियां चुप हो गई। उन लड़कियों को डरते देखकर ब्लैक डेविल ने मुस्कुराते हुए कहा, गर्ल्स मैं बुरा नहीं हूँ, बस मैं दूसरा मौका नहीं देता। वह लड़कियां डर के मारे कांप रही थी। ब्लैक डेविल के आदमी अंदर आए और उस आदमी की लाश को उठाकर वहां से चले गए। उस आदमी की लाश की तरफ देखते हुए ब्लैक डेविल ने मुस्कुराते हुए कहा, अक्षु अक्षु अक्षु, अब इसकी तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने सोचा था तुम लोगों के साथ कुछ दिन और चूहे बिल्ली का खेल खेलूंगा, पर नहीं, तुम्हें तो मुझे प्रवोक करना था। रूम में आते ही रूह आहिर को छोड़कर बाथरूम में चली गई। वह बहुत गुस्से में थी। रूह को देखते ही वो समझ गया मामला कितना ज्यादा गर्म है। ये तो आग का गोला बनकर घूम रही है। अब मैं क्या करूं? आहिर ने खुद से ही कहा। थोड़ी देर बाद जब रूह वापस रूम में आई, उसने देखा रूम में रेड कलर की कैंडल्स जल रही थी। एक अलग ही खुशबू पूरे रूम में फैली हुई थी। रूह ने आहिर को ढूंढने की कोशिश की, पर उसे पूरे रूम में आहिर कहीं भी नहीं मिला। आहिर को रूम में ना देखकर रूह कंफ्यूज हो गई। उसने बालकनी में भी जाकर चेक किया, पर आहिर वहां पर भी नहीं था। रूह ने खुद से ही कहा, आखिर कहां चला गया? कहीं उस चुड़ैल एनी के पास तो। ये सोचकर ही वह गुस्से से लाल हो गई। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल SS एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे 158 एक्सीडेंट। थोड़ी देर बाद जब रूह वापस रूम में आई, उसने देखा रूम में रेड कलर की कैंडल्स जल रही थी। एक अलग ही खुशबू पूरे रूम में फैली हुई थी। रूह ने आहिर को ढूंढने की कोशिश की, पर उसे पूरे रूम में आहिर कहीं भी नहीं मिला। आहिर को रूम में ना देखकर रूह कंफ्यूज हो गई। उसने बालकनी में भी जाकर चेक किया, पर आहिर वहां पर भी नहीं था। रूह ने खुद से ही कहा, आखिर कहां चला गया? कहीं उस चुड़ैल एनी के पास तो। ये सोचकर ही वह गुस्से से लाल हो गई। रूह रूम से निकालकर नीचे गई। जैसे ही वो सीढ़ियों के पास आई, उसकी नजर आहिर पर पड़ी, जो दरवाजे से अंदर आ रहा था। आहिर के हाथ में एक बॉक्स था। आहिर को इस वक्त बाहर से आते देखकर रूह कंफ्यूज हो गई। तभी उसकी नजर एनी पर गई, जो अपने रूम से निकलकर आहिर की तरफ से बढ़ रही थी। एनी को देखते ही रूह के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। इस डायन को रात में भी चैन नहीं है। रूह ने एनी की तरफ देखते हुए गुस्से में कहा। आहिर सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था, तभी अचानक से एनी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। एनी को देखकर आहिर के कदम रुक गए। एनी, तुम अभी तक सोई नहीं? आहिर की बात सुन एनी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, वह मुझे नींद नहीं आ रही थी। तुम तो जानते हो मुझे इतनी आसानी से नींद कहाँ आती है। तो फिर तुम्हें नींद की गोलियां खानी चाहिए। मेरी मानो तो एक साथ 5 खा लो, हमेशा के लिए सो जाओगी। रूह ने आहिर के पास खड़े होते हुए कहा। अचानक से वहां पर रूह को देखकर एनी के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। वही रूह की बात सुनकर आहिर ने अपने मन में कहा, पता नहीं एनी यहाँ कैसे रहेगी। रूह तो उसे कच्चा चबा जाएगी। एनी ने मुस्कुराते हुए रूह से कहा, शायद तुम जानती नहीं हो, मुझे मेडिसिन से एलर्जी है। एनी की बात सुनकर रूहा ने अपने चेहरे पर हैरानी भरे एक्सप्रेशंस लाते हुए कहा, ओ माय गॉड, ये तो बहुत बुरी बात है। अगर किसी ने तुम्हारे जूस में गलती से बहुत सारी दवाएं मिला दी तो तुम तो मर जाओगे। लगता है तुम मुझे मारना चाहती हो। एनी ने कहा तो रूह ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें कैसे मार सकती हूँ? तुम तो आहिर की बहन हो और मेरी प्यारी सी नंद। रूह की बात सुनकर एनी की मुट्ठी गुस्से में कस गई। रूह ने उसे आहिर की बहन कहा था, जिसे सुनकर एनी का खून खौल रहा था। रूह मुस्कुराते हुए एनी को देख रही थी। एनी ने रूह को इग्नोर किया और फिर आहिर से पूछा, आहिर इस बॉक्स में क्या है? आहिर ने उस बॉक्स की तरफ देखते हुए कहा, इसमें केक है। वाह, तुम्हें कैसे पता? मेरा केक खाने का बहुत मन हो रहा है। ये कहते हुए एनी ने आहिर के हाथ से वह बॉक्स ले लिया और उसे खोल दिया।
उसमें रेड वेलवेट केक था, जिसे देखकर एनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। आहिर, तुम्हें अभी भी याद है रेड वेलवेट केक मेरा फेवरेट है। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। एनी की बात सुनकर रूह के माथे पर सिलवटें आ गई। वह कुछ कहती उससे पहले ही आहिर ने तुरंत एनी के हाथ से वह बॉक्स छीन लिया। ये केक तुम्हारे लिए नहीं है, मेरी वाइफ के लिए है। रूह को रेड वेलवेट केक बहुत पसंद है, वह भी संता बेकरी से। मैं वहीं से लेकर आया हूँ, आहिर ने कहा। आहिर की बात सुनकर एनी के चेहरे का रंग सफेद हो गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर का सारा खून किसी ने चूस लिया हो। एनी के चेहरे को देखकर रूह को बहुत हंसी आ रही थी। पर क्या ये केक तुम मुझे नहीं दे सकते? वैसे भी मैं तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त हूँ। ये कहते हुए एनी ने जैसे ही अपने हाथों को आगे बढ़ाया, आहिर ने बॉक्स को पीछे करते हुए कहा, नहीं, ये स्पेशली रूह के लिए ही है। तुम चाहो तो सुबह इस बेकरी से केक ऑर्डर कर लेना, वह लोग डिलीवर कर देंगे, या किसी सर्वेंट से मंगवा लेना, अभी तुम्हें सो जाना चाहिए। आहिर के जवाब को सुनकर रूह अपना मुंह दबाकर हंसने लगी। एनी ने गुस्से में रूह की तरफ देखा और तुरंत अपने कमरे की तरफ चली गई। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मैडम, अब यही बैठकर हंसती रहोगी या फिर रूम में भी चलोगे? आहिर ने रूह की तरफ देखते हुए कहा। आहिर की बात सुनकर रूह ने मुंह बनाया और फिर तुरंत आहिर को इग्नोर कर रूम के अंदर चली गई। आहिर को तो समझ ही नहीं आया अचानक से रूह को हुआ क्या। अब मैंने क्या किया? आहिर ने अपने आप से ही कहा। फिर वह भी तुरंत रूह के पीछे पीछे रूम में चला गया। हम हॉस्पिटल क्यों आए हैं? अक्षु ने श्रेयांश की तरफ देखते हुए कहा। अक्षु की बात सुनकर श्रेयांश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस काफी सीरियस थे। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वह घबराया हुआ था। श्रेयांश तुरंत अस्पताल के अंदर भागता हुआ चला गया। श्रेयांश के पीछे पीछे अक्षु भी अस्पताल के अंदर गई। वह नहीं जानती थी आखिर श्रेयांश उसे हॉस्पिटल क्यों लेकर आया है। अस्पताल के रिसेप्शन एरिया में ही कुछ लोग खड़े थे, जिन्हें देखते ही श्रेयांश ने कहा, वह कहाँ है? ओटी में, उनमें से एक आदमी ने कहा। यह सुनते ही श्रेयांश बिना आगे की बात सुने तुरंत ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ गया। अक्षु को समझ नहीं आ रहा था कि कौन है ऑपरेशन थिएटर में। श्रेयांश ऑपरेशन थिएटर के सामने खड़ा हो गया। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर बने छोटे से कांच में वह लगातार अंदर देखे जा रहा था। अक्षु श्रेयांश के पीछे ही खड़ी थी। उसने जब उस कांच के अंदर देखा तो 2 कदम पीछे हो गई। अंदर खून से लथपथ आर्यन था। आर्यन को इस हालत में देखकर अक्षु पूरी तरह से हैरान थी। श्रेयांश की आंखें नम हो गई। आपको कुछ नहीं होगा अंकल, श्रेयांश ने मिरर पर हाथ रखते हुए कहा। उसकी बात सुन अक्षु अपने होश में आई। उसने श्रेयांश की तरफ देखकर कहा, इनको क्या हो गया ये ऐसे खून? अक्षु से पूरी बात कहीं भी नहीं जा रही थी। श्रेयांश ने अक्षु की तरफ देखा और फिर कहा, आर्यन अंकल का एक्सीडेंट हो गया था। कैसे? अक्षु ने पूछा। श्रेयांश ने उसे बताते हुए कहा, वह किसी काम से ऑफिस गए थे। आते वक्त रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। अक्षु को श्रेयांश की बात कुछ अजीब लगी। आखिर आर्यन ऑफिस क्यों जाएगा? पर इस वक्त उसने कुछ भी नहीं कहा। तभी एक नर्स भागते हुए ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई। नर्स को इस तरह देखकर श्रेयांश ने पूछा, पेशेंट की हालत कैसी है? उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। क्या आप उनकी फैमिली से हैं? नर्स ने कहा। नर्स की बात सुनकर श्रेयांश ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। पेशेंट को ब्लड की जरूरत है और ओ पॉजिटिव ब्लड अभी हमारे ब्लड बैंक में मौजूद नहीं है। अगर उन्हें जल्दी ही ब्लड नहीं मिला तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, नर्स ने कहा। नर्स की बात सुनकर श्रेयांश ने गुस्से में कहा, शट अप, आई डोंट नो हाउ बट यू हैव टू सेव हिम। श्रेयांश ने यह इतनी तेज और गुस्से भरी आवाज में कहा था कि वह नर्स भी डर गई। मेरा ब्लड ग्रुप सेम है, आप मेरा ब्लड ले लीजिए, अक्षु ने कहा। अक्षु की बात सुनकर श्रेयांश और नर्स ने अक्षु की तरफ देखा। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप जल्दी मेरे साथ चलिए, नर्स ने कहा। अक्षु ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाए और नर्स के साथ चली गई। श्रेयांश ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। नर्स अक्षु को लेकर ऑपरेशन थिएटर में जा चुकी थी। लगभग 1 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर की टीम बाहर आई। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए श्रेयांश से कहा, डोंट वरी मिस्टर खुराना, पेशेंट अब खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ उनकी बेटी यहाँ मौजूद थी और उन्होंने वक्त पर उन्हें खून दे दिया, वरना आज हम उनकी जान नहीं बचा पाते।
डॉक्टर की बात सुनकर श्रेयांश हैरान रह गया। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय SS एक्सप्लेनर। को गलतफहमी हुई है, अक्षु आर्यन अंकल की बेटी नहीं है, श्रेयांश ने कहा। श्रेयांश की बात सुनकर डॉक्टर के चेहरे की एक्सप्रेशंस बदल गए। ऐसा नहीं हो सकता मिस्टर खुराना, हमने कुछ टेस्ट किए थे ताकि हमें पता चल सके उनके ब्लड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आखिर मिस्टर राजावत कोई छोटी मोटी पर्सनैलिटी नहीं है। उस ब्लड टेस्ट के रिजल्ट में ही हमें पता चला वह दोनों ब्लड रिलेटिव्स है, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर की बात श्रेयांश के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। श्रेयांश के चेहरे के एक्सप्रेशंस देख डॉक्टर ने कहा, लगता है इस बारे में आपको नहीं पता। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप DNA टेस्ट भी करवा कर देख सकते हैं। श्रेयांश डॉक्टर की बात का कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर फिर अपनी टीम के साथ कहां से चले गए। श्रेयांश अपनी जगह पर ही जम गया। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या सच में ऐसा हो सकता है। ये तो सच था कि आर्यन की एक बेटी थी और आर्यन अपनी उसे बेटी को अभी तक ढूंढ भी रहा था, पर आर्यन की वह बेटी अक्षु हो सकती है, इस बारे में तो श्रेयांश ने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे पता करना ही होगा, श्रेयांश ने खुद से ही कहा और फिर तुरंत डॉक्टर के केबिन की तरफ चला गया। ब्लैक डेविल अपने सोफे पर बैठा तो उसके सामने ही एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की को देखकर ब्लैक डेविल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मेरा वह काम करोगी जो यह निकम्मे लोग नहीं कर पाए। ये बॉस आप चिंता मत करिए, किसी को भी मुझ पर शक नहीं होगा, उस लड़की ने कहा। उस लड़की की बात सुनकर ब्लैक डेविल ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और फिर कहा, जल्दी जाओ और राजावत हवेली पर अपना कब्जा कर लो। ब्लैक डेविल की बात सुनकर वह लड़की मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही ब्लैक डेविल ने खुद से ही कहा, अब तुम लोगों को मेरे इस मायाजाल से कोई नहीं बचा पाएगा। दूसरी तरफ रूह जैसे ही रूम में आया, हीर ने पीछे से रूह का हाथ पकड़ उसे दरवाजे से लगा दिया। वो दोनों ये सब बहुत करीब थे। आहिर ने रूह के सिर से अपना कर लगाते हुए कहा, इतना गुस्सा भी अच्छा नहीं है मिसेज रजावत। अच्छा, आप मुझे गुस्सा होने का भी हक नहीं है, रूह ने अपनी लाल आंखों से कहा। रूह की बात सुनकर आहिर मुस्कुराया। उसने रूह के गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, तुम्हें सब कुछ करने का हक है। ये कहते हुए आहिर अपने होठों को रह के होठों के पास लेकर जाने लगा, जिसे देखकर रूह तुरंत साइड से निकल गई और आहिर के होंठ दरवाजे से लग गए। बेचारे आहिर की शक्ल तो देखने लायक थी। आहिर की शक्ल देखकर रूह को बहुत हंसी आ रही थी। अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए साइड में खड़ी थी। आहिर ने रूह की तरफ देखा। रूह को देखते ही आहिर की आंखें छोटी हो गई। मुझे धोखा देकर खुद हंस रही हो, आहिर ने रूह की तरफ देखते हुए कहा। आहिर की बात सुन रूह ने बनाते हुए कहा, दूसरी लड़कियों के पास तुम गए थे, मैं नहीं। मैं किसी के पास नहीं गया था, मैं तो बस तुम्हारे लिए केक लाने गया था, आहिर ने मासूमियत से कहा। आसिर की बात सुनकर रूह का तो मन कर रहा था वह जाकर अभी उसे किस कर ले, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। आहिर ने वही साइड में टेबल पर रखे बॉक्स को अपने हाथों में लिया और टेबल पर रखकर उस बॉक्स को खोल दिया। ये केक तुम्हें इतनी रात को कैसे मिला, रूह ने कंफ्यूजन में आहिर से पूछा। तो आहिर मुस्कुराते हुए रूह के पास था और उसका हाथ पकड़ कहा, मैंने बस ओनर को बेकरी खोलने के लिए कहा और फिर केक लेकर आ गया। आहिर की बात सुनकर रूह हैरान रह गई। क्या यह आदमी सच में इतनी रात कहीं किसी की नींद खराब करके ये केक लेकर आया था? आहिर ने रूह को सोफे पर बैठाया और खुद भी उसके पास बैठ गया। जल्दी केक कट करो, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हें भूख लगी है तो तुम खा लो, रूह ने कहा। रूह की बात सुन आहिर उसे ने इंटेंस नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारी भूख है, क्या तुम्हें खा लूं? उसकी बात सुनकर रूह ने तुरंत अपनी आंखें उसके ऊपर से हटाए और तुरंत अपने हाथ में चाकू लेकर केक कट कर दिया। रूह ने केक का पीस लेकर आहिर की तरफ बढ़ाया। आहिर की तरफ देखते हुए सवाल किया, तुम कौन हो? आहिर का सवाल सुनकर रूह के हाथ रुक गए। वह जानती थी जो कुछ भी उस गांव में हुआ उसके बाद आहिर यह सवाल जरूर करेगा। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल SS एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे। रूह को चुप देखकर आहिर ने रूह की तरफ अपने कदम बढ़ाए। वह बिल्कुल रूह के सामने खड़ा हो गया। रूह को समझ नहीं आ रहा था वह आहिर से क्या कहे। क्या झूठ बोलूं ये सोच रही हो? आहिर ने रूह की चिन को पकड़कर ऊपर किया। रूह ने आहिर की आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती इसीलिए चुप हूँ। मतलब तुम मुझे सच नहीं बता सकती? आहिर ने कहा।
आहिर की बात सुनकर जो रूह ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। आई एम सॉरी, रूह ने अपनी नम आंखों से कहा। आहिर ने तुरंत रूह को अपने गले लगा लिया और उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए कहा, मैं इंतजार करूंगा, मैं जल्द ही अपना सच बता दूंगी। रूह ने आहिर के गले लगे कहा। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। आहिर ने उसकी फीलिंग्स को समझा और उसे सच बताने पर फोर्स नहीं किया। मुझे लेट हो रहा है, जल्दी केक कट करते हैं, आहिर ने कहा। आहिर की बात सुन रूह ने उससे दूर हो कंफ्यूजन में कहा, लेट हो रहा है, क्या कहीं जाने का प्लान है? कोई मीटिंग तो नहीं, इतनी रात को क्यों? एक साथ रूह के इतने सारे सवाल सुन आहिर ने रूह की कमर को कसकर पकड़ते हुए कहा, इतनी सारे सवाल, लगता है मेरे बिना तुमसे रहा नहीं जाता वाइफी। बिल्कुल भी नहीं रहा जाता, रूह ने कहा और अपने दोनों हाथों से आहिर की कॉलर पकड़ उसे अपने और करीब किया। उन दोनों का चेहरा एक दूसरे की बहुत करीब था। अब बताओ कहाँ जा रहे हो? रूह ने आहिर की आंखों में देखते हुए कहा। रूह की बात सुन आहिर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कहीं नहीं। ये सुनकर वह कंफ्यूज हो गई। फिर ऐसा क्यों? बोला कि तुम लेट हो रहे हो, जल्दी केक काटते हैं, क्योंकि केक खाने के बाद मुझे तुम्हें भी तो खाना है, आहिर ने कहा और आगे बढ़ अपने होंठ रूह के होठों पर रख उसे किस करने लगा। आहिर के इस तरह किस करने से रूह खुश हो गई और वो भी उसे पैशनेटली किस करने लगी। पर कोई था जो उन दोनों को इतने करीब देखकर खुश नहीं था। वह कोई और नहीं एनी थी, जो उनके रूम की खिड़की के बाहर खड़ी यह सब देख रही थी। गुस्से से एनी ने अपने ही हाथों से खून निकाल लिया था। तुम मेरे आहिर की इतने करीब नहीं जा सकती रूह, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, एनी ने गुस्से में अपने दांत विंचते हुए खुद से ही कहा। कोई भी उसे इस वक्त देखा तो जरूर डर जाता। हॉस्पिटल में आर्यन को अभी तक होश नहीं आया था। श्रेयांश वही आर्यन के पास बैठा उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। अक्षु को भी श्रेयांश ने इस वार्ड में शिफ्ट कर लिया था। वीकनेस की वजह से अक्षु इस वक्त गहरी नींद में थी और उसे ग्लूकोज चढ़ रहा था। श्रेयांश ने एक नजर अक्षु की तरफ देखा और फिर आर्यन की तरफ। आज उन दोनों को ऐसे इतनी गौर से देखते हुए श्रेयांश को भी उन दोनों के फीचर्स से लग रहे थे। तभी एक नर्स वार्ड के अंदर, नर्स ने अंदर आते ही श्रेयांश को कुछ इशारा किया। श्रेयांश ने अपनी पलकें झपका दी। नर्स ने अक्षु और आर्यन के ब्लड सैंपल लिए। जैसे ही वह नर्स वहां से जाते उससे पहले ही श्रेयांश ने उससे पूछा, रिजल्ट आने में कितना वक्त लगेगा? सर 3 दिन में रिजल्ट्स आ जाएंगे, नर्स ने कहा। नर्स की बात सुनकर श्रेयांश ने कोई जवाब नहीं दिया। अगर अक्षु सच में आर्यन अंकल की बेटी हुई तो, श्रेयांश ने खुद से ही कहा। ठीक उसी वक्त श्रेयांश को आर्यन की आवाज सुनाई थी, माही। आर्यन की आवाज सुनते ही श्रेयांश ने तुरंत आर्यन की तरफ देखा जो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा था। आर्यन अंकल, श्रेयांश ने कहा। आर्यन ने अपनी आंखें खोल श्रेयांश की तरफ देखा। माही कहाँ है? आर्यन ने धीमी आवाज में कहा। आर्यन की बात सुन श्रेयांश से जवाब देते हुए कहा, मैंने अभी तक किसी को भी आपके एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताया है, माही आंटी को भी नहीं। श्रेयांश की बात सुनकर आर्यन ने कुछ नहीं कहा। अब आप कैसे हैं अंकल? डॉक्टर ने कहा आप बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे, श्रेयांश ने कहा। श्रेयांश की बात सुन आर्यन ने बस अपनी पलकें झपका दी। तभी आर्यन का ध्यान उसके ही बेड के साइड में लगे बेड पर लेटी अक्षु पर गई। अक्षु को देख आर्यन ने हैरानी भरी आवाज में धीमी से श्रेयांश से पूछा, अक्षु को क्या हुआ? श्रेयांश ने एक नजर अक्षु की तरफ देखा और फिर कहा, आपको बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया था और अक्षु का ब्लड ग्रुप सेम था, इसीलिए अक्षु ने आपको ब्लड दिया। श्रेयांश की बात सुनकर आर्यन अक्षु को ध्यान से देखने लगा। पता नहीं क्यों उसे अक्षु की तरफ देखते हुए बहुत खुशी हो रही थी। वह खुद नहीं जानता था ऐसा क्यों था। आपको आराम करना चाहिए, कल आपको डिस्चार्ज पर मिल जाएगा, श्रेयांश ने कहा। श्रेयांश की बात सुनकर आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ विधान इस वक्त एक होटल रूम में था। उसके ठीक सामने इनाया सोफे पर बैठी उसे देखे जा रही थी। इनाया के चेहरे को देखकर लग रहा था वह बहुत ज्यादा कंफ्यूज है और घबराई हुई थी। इनाया जब आज शाम अपनी ऑफिस से निकल रही थी तभी उसके बॉस ने उसे एक अर्जेंट फाइल लेकर होटल ब्लू डायमंड में भेज और यह भी कहा जब तक क्लाइंट ना कहे वह उसे रूम से बाहर ना निकले। इनाया को ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन उसके लिए ये जॉब बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए वह होटल जाने के लिए मान गई। इनाया को जब पता चला क्लाइंट कोई और नहीं विधान है तो वह हैरान रह गई। वह विधान से राजावत हवेली में मिली थी। विधान को फाइल देने के बाद जब इनाया ने उसे जाने के लिए पूछा तो विधान ने मना कर दिया। उसने कुछ देर के लिए इनाया को वहीं बैठे रहने के लिए कहा। इनाया को समझ नहीं आया आखिर विधान ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन उसने भी कोई सवाल नहीं किया। अब इनाया को वहां बैठे बैठे 2 घंटे से भी ज्यादा वक्त हो गया था, लेकिन विधान था जो उसे जान देने का नाम ही नहीं ले रहा था।
इनाया को अब धीरे धीरे बहुत गुस्सा आ रहा था, जो उसके चेहरे पर भी दिखने लगा था। क्या कुछ प्रॉब्लम है? विधान ने पूछा। विधान की बात सुनकर इनाया को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अपने गुस्से को दबाते हुए इनाया ने मुस्कुराने की कोशिश कर कहा, सर आप पिछले 2 घंटे से मुझे यहाँ पर बैठकर क्या करना चाहते हैं? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। पहले तो आपने मेरे बॉस से कहकर मुझे यहाँ आने पर फोर्स किया, और अब जब मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो आप बस मुझे घूरे जा रहे हैं। क्या आप बताने का कष्ट करेंगे? आप क्या चाहते हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा जो आप मुझे इस तरह से परेशान कर रहे हैं? इसका मतलब है तुम्हारे पास जुबान भी है, विधान ने मुस्कुराते हुए कहा। विधान की बात सुन इनाया गुस्से से सोफे पर से खड़ी हुई। उसने विधान की तरफ देखते हुए कहा, अगर मेरी जॉब जाए तो जाए, पर अब मैं और यहाँ नहीं रुक सकती। ये कहते हुए इनाया सीधे दरवाजे की तरफ जाने लगी। इनाया दरवाजा खोलती उससे पहले ही पीछे से विधान ने इनाया का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लिया। इनाया सीधे विधान के बाहों में जा गिरी। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूले और चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले और अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, कम से कम 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।